Hello students, good morning, good afternoon, good evening. I am your YouTube teacher, OT sir. So today we are going to talk about the remaining portion of the chapter agriculture. In the first class or in the first video, we have seen only two topics. हमने सिर्फ दो ही टॉपिक्स देखा था. कौन कौन से टॉपिक्स देखे थे? टाइप्स ऑफ फार्मिंग. हमने पहला टॉपिक देखे थे टाइप्स ऑफ फार्मिंग. कहाँ की विच आर प्रैक्टिस इन द इंडिया. तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में ये हम रिकैप कर रहे हैं. टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हमने तीन टाइप की फार्मिंग देखे थे. पहला प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और तीसरा हमने देखे थे कमर्शियल फार्मिंग. देन उसके बाद में टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बाद में सेकंड हमने टॉपिक कवर किया था इस चैप्टर का. वो था क्रॉपिंग सीजन. वो क्या था? क्रॉपिंग सीजन, या तो फिर उसको क्रॉपिंग पैटर्न भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न भी बोलते हैं. क्रॉपिंग पैटर्न में हमने क्या देखा था? तो क्रॉपिंग पैटर्न में हमने देखा था कि जनरली इंडिया में तीन प्रकार के क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉपिंग सीजन पाए जाते हैं. पहला रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा झैद. झैद का जो पीरियड था बहुत कम था. तो ये दो टॉपिक हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में देख लिया है. आज हम सेकंड और लास्ट वीडियो बना रहे हैं. देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो टोटल सिर्फ 6 टॉपिक है. कितने टॉपिक है? 6 टॉपिक है. अगर आप टॉपिक वाइज जाते हैं तो आपको इजी टू अंडरस्टैंड होगा. आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. और सपोज अगर ऐसा ही पढ़ते जा रहे हैं विदाउट आपका क्या बोलेंगे डिवाइडेशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर आपको क्या देने वाला है? तकलीफ देने वाला है. मगर नो नीड टू वरी, ओटी सर है, सोशल है. इस वीडियो के अंत तक आपको इस चैप्टर पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा. देन उसके बाद में हम आज का तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. आज का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. हमने आपको अभी बता दिया है कि इस चैप्टर में टोटल 6 टॉपिक हमें पढ़ना है. तो तीसरा टॉपिक क्या रहेगा हम देख लेते हैं. इस पिक्चर में क्या होने वाला है, थोड़ा सा ट्रेलर भी दिखा देते हैं. तो मेजर क्रॉप्स इन इंडिया. अब मेजर क्रॉप्स तो लगभग मेजर क्रॉप्स के ऊपर 3 टॉपिक बनी हुई है. मेजर क्रॉप्स के ऊपर 3 टॉपिक बनी हुई है. मगर इसको भी हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. पहले हम देखेंगे फूड ग्रेन्स, जिनको हम क्या करते हैं? खाते हैं. ऐसे क्रॉप्स देखेंगे जो इंडिया में ग्रो होते हैं. ये जो क्या बोलेंगे प्रोडक्शंस है या ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, ये फूड क्रॉप्स में कौन कौन से आएंगे? राइस देखेंगे, व्हीट देखेंगे, मिलेट्स देखेंगे, उसके बाद में मेज देखेंगे, पल्सेस देखेंगे. देन उसके बाद में फूड क्रॉप्स से देखेंगे मगर अदर देन ग्रेन्स, क्योंकि हमने जो राइस व्हीट वगैरह दिया था ये सब क्या है? ग्रेन्स में आते हैं. अभी हम फूड क्रॉप से देखेंगे मगर वो क्या है? ग्रेन के फॉर्म में नहीं है. ऐसे भी क्रॉप देख लेंगे, वो भी 5 क्रॉप हमें देखना है. कौन कौन से? शुगर केन ग्रेन के फॉर्म में नहीं होता. ऑयल सीड देख लेंगे, टी देख लेंगे, कॉफी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे. तो ये हो गया हमारा फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स. उसके बाद में हम देखेंगे नॉन फूड क्रॉप्स, जिसको हम खाते नहीं हैं मगर वो भी क्या होता है? एग्रीकल्चर से उनका प्रोडक्शन लिया जाता है. तो ये जो नॉन फूड क्रॉप्स है वो 4 प्रकार के हम देखने वाले. कौन कौन से? सबसे पहले तो देखेंगे रबर, उसके बाद में देखेंगे फाइबर क्रॉप्स, तीसरा देखेंगे कॉटन और उसके बाद में देखेंगे जूट. और ये जो 3 टॉपिक है ये सब टॉपिक्स बना लेते हैं. जो हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इसके 3 सब टॉपिक्स बना लेते हैं. और लास्ट में हम देख लेंगे टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं. बस इतना अगर पढ़ लिया तो समझ लीजिए पूरा चैप्टर क्या हो गया हमारा? कंप्लीट हो गया. सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम हम स्टार्ट कर देते हैं. तो हमने क्या बोला था कि मेजर क्रॉप्स इन इंडिया. हम क्या पढ़ेंगे? मेजर क्रॉप्स इन इंडिया. यहां पर नोट कर लेते हैं मेजर क्रॉप्स इन इंडिया. अब यहां पर भी हमने क्या बोले थे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? फूड ग्रेन्स देख लेते हैं. जब भी हम क्या करते हैं? क्रॉप्स की बात करते हैं. सो अ वेराइटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया बिकॉज
अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स क्यों हम ग्रो कर रहे हैं? बिकॉज द इंडियन सॉइल इज डिफरेंट। आप रीजन टू रीजन अगर देखेंगे, स्टेट टू स्टेट देखेंगे, तो आपको सॉइल क्या मिलेगी? डिफरेंट टाइप की मिलेगी, वो वेरी करेगी, अलग मिलेगी। सो डिपेंडिंग अपॉन, अब ये जो क्या बोलेंगे एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? तो जनरली अभी अभी हमने बोल दिया है कि सॉइल के ऊपर डिपेंड करते हैं, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और साथ में वहां की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस क्या है, कौन से प्रकार की है, इन तीन चीजों के ऊपर क्या होता है जनरली हमारे जो क्रॉप्स है उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो फसलें है वो क्या करती है? डिपेंड करती है। सो इंडिया में मेजर क्रॉप्स कौन कौन से? तो जाहिर सी बात है कि क्रॉप्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले क्रॉप हमारे सामने आता है व्हीट, जिसको हम स्टेपल फूड भी बोलते हैं। तो व्हीट का प्रोडक्शन अच्छा होता है, राइस का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, सबसे ज्यादा तो राइस का होता है, देन व्हीट का नंबर लगता है। अलग अलग मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स वाला टॉपिक आएगा, देखेंगे क्या क्या मिलेट्स है। पल्सेस होते हैं, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड, उसके बाद में कॉटन, जूट, ये सभी के सभी क्या करते हैं इंडिया में इनका प्रोडक्शन होता है। मगर इनको हमने क्या कर दिया है फूड क्रॉप्स, और उसके बाद में फूड क्रॉप्स में भी क्या ग्रेन्स, उसके बाद में नॉन फूड क्रॉप्स देखेंगे, या फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स भी देखेंगे और नॉन फूड क्रॉप्स भी देखेंगे। सो मेजर क्रॉप्स इन इंडिया देखते हैं। और फूड ग्रेन्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे हम राइस की। नो नीड टू टेल यू, राइस क्या है हमारा? स्टेपल फूड है। अब स्टेपल फूड किसको बोलते हैं? जो हर दिन के डाइट में कंपलसरी जो क्या होता है फूड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेपल फूड बोलते हैं। हमारे इंडिया के मोस्ट ऑफ द पीपल है वो डेली क्या करते हैं? राइस खाते हैं। सो हमारी जो कंट्री है ये क्या है? राइस का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अब आप ये बोलेंगे कि सर इंडिया का अगर सेकंड रैंक लगता है इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, फर्स्ट किसका रैंक लगता है, या हमसे आगे कौन है वो भी बता दीजिए। तो हमसे आगे है चाइना। चाइना में सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है, और इंडिया का रैंक क्या लगता है? सेकंड लगता है इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो ये जो राइस है ये कौन से सीजन में आते हैं? क्योंकि सीजन हमने देख लिए, तो राइस जनरली खरीफ सीजन में आता है। इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होगी? देखो आपको या तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, या तो फिर आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पे आ सकते हैं, या तो फिर इवन आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली बहुत आते हैं, हमने पहले वीडियो में बताया था। तो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस कौन कौन सी रिक्वायर रहेगी? तो यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इसको टेम्परेचर कैसा लगता है? हाई लगता है, अबव 25 डिग्री सेल्सियस अगर क्या रहता है टेम्परेचर रहता है। सो इट इज सुटेबल फॉर दी राइस प्रोडक्शन। कौन से प्रोडक्शन के लिए? राइस प्रोडक्शन के लिए। सो मेजर क्रॉप्स में हम पहला जो क्रॉप देख रहे हैं वो राइस देख रहे हैं। तो राइस के लिए अबव 25 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए? हमें टेम्परेचर चाहिए। अब आप ये भी बोलेंगे कि टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी क्या चाहिए? हाई चाहिए। जिस एरियाज में ह्यूमिडिटी टेम्परेचर हाई रहता है वो जो एरिया रहती है वो राइस प्रोडक्शन के लिए सुटेबल मानी जाती है। जो एनुअल रेनफॉल अगर बात करते हैं तो एनुअल रेनफॉल भी इसके लिए कितना चाहिए? लगभग 100 सेंटीमीटर के ऊपर इसके लिए क्या चाहिए? रेनफॉल चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसे एरियाज में अगर राइस नहीं हो सकता क्या, जिनमें रेनफॉल क्या होता है? कम होता है यानी कितना होता है? हो सकता है लेस देन 100 सेंटीमीटर है। तो ऐसे एरियाज में भी राइस का प्रोडक्शन हो सकता है, मगर कब? विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर। इसका हम क्या कर सकते हैं? अच्छे से प्रोडक्शन ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास टेम्परेचर अच्छा है, ह्यूमिडिटी अच्छी है और रेनफॉल कम है, तो हम क्या कर सकते हैं? इरिगेशन के हेल्प से इसको उगा सकते हैं। सो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये कौन से एरियाज में इसकी फसल ली जाती है इंडिया में। तो जनरली जो नदर्न प्लेन है, जो हमारा नॉर्थ वाला प्लेन है गंगा रिवर से बना हुआ, या नॉर्थ वाला जो प्लेन है यहाँ पर सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन लिया जाता है। नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में भी इसका अच्छा प्रोडक्शन लिया जाता है। कोस्टल एरियाज में इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। जहां पर डेल्टा रीजन होता है वहां पर भी इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। और स्टेट्स की अगर बात करते हैं तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कुछ पोर्शन इसका राजस्थान का, ये स्टेट्स में राइस का प्रोडक्शन कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया यहाँ पर इनका प्रोडक्शन अच्छा होता है। देन मूविंग टू द सेकंड फूड क्रॉप्स, मूविंग टू द
सेकंड फूड ग्रेन क्रॉप कौन सी किसकी बात करेंगे हम? व्हीट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? व्हीट की बात करेंगे, क्योंकि राइस के बाद में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोडक्शन होता है तो व्हीट का होता है। सो व्हीट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप व्हिच इज ग्रोन इन इंडिया। और ये भी हमारे जो इंडियन लोगों का है क्या है मेन फूड है। जनरली कौन से लोग सबसे ज्यादा इसको अपने डाइट में लाते हैं, अपने क्या बोलेंगे खाने में लाते, तो वो जनरली कौन से नॉर्थ वाला है, तो नॉर्थ वेस्ट के लोग सबसे ज्यादा इसको खाते हैं। सीजन की अगर बात कर ले तो व्हीट क्रॉप कौन से सीजन में आएगा? रबी सीजन में आएगा। कौन से सीजन में आएगा? रबी सीजन में आएगा। ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि जब भी राइस का क्या बोलेंगे खरीफ सीजन का अगर आपको क्या करना होगा, कुछ क्रॉप्स के एग्जांपल्स लिखना होगा तो खरीफ सीजन में आप राइस जरूर लिखना। वैसा ही रबी सीजन का एक इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सा है? व्हीट है। तो रबी सीजन में इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। इसके लिए टेम्परेचर ज्यादा नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या चाहिए? कूल एटमॉस्फेयर चाहिए और सनशाइन ब्राइट चाहिए। साथ ही साथ में जो एनुअल रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल जैसा राइस के लिए अबव 100 सेंटीमीटर लगता था, इसके लिए व्हीट के लिए एनुअल रेनफॉल कितना चाहिए? 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल इज सफिशिएंट। और यहां पर ये बोला है कि ये जो रेनफॉल है या ये जो पानी हम जो देते हैं उसको स्टार्ट से लेकर एंड तक एक क्या बोले पर्टिकुलर इंटरवल में अगर देते हैं तो उसका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होता है। अब व्हीट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो व्हीट का प्रोडक्शन जो गंगा रिवर का प्लेन है, सतलुज रिवर का प्लेन है, वहां पर सबसे ज्यादा होता है। नॉर्थ वेस्ट वाले एरियाज में ज्यादा होता है, जहां पर भी ब्लैक सॉइल मिलती है। और जाहिर सी बात है ब्लैक सॉइल की जब भी हम बात करते हैं तो कौन सा रीजन हमारे सामने आता है? डेक्कन रीजन या डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन हमारे सामने आता है। तो डेक्कन प्लेट्यू में इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। स्टेट्स की अगर बात कर लेते हैं तो पंजाब ऑलरेडी उसको क्या बोलते हैं? गो डाउन अप। पंजाब और हरियाणा को क्या बोलते हैं? गो डाउन अप व्हीट बोला जाता है। सो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स में व्हीट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। देन मूविंग टू द थर्ड फूड ग्रेन, और तीसरा क्या है? मिलेट्स। तीसरा क्या है? मिलेट। तो ये जो मिलेट है ये क्या है? ये क्या है? फूड ग्रेन्स का एक ग्रुप है। मिलेट क्या है? फूड ग्रेन्स का एक ग्रुप है, जहां पर जनरली क्या होते हैं जो मोटे अनाज होते हैं उनका क्या होता है? समावेश होता है। सो मिलेट में कौन कौन से आते हैं? जवार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ये इस कैटेगरी के, इस ग्रुप के क्या है? इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जो कहां पर उगाए जाते हैं? विच आर ग्रोन इन द इंडिया। और ये जो मिलेट्स है हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। क्या मिलेट्स है? ये जो मिलेट्स है इनको कोर्स ग्रेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोर्स ग्रेन भी बोला जाता है। और कोर्स ग्रेन का मतलब ही होता है मोटे अनाज या मोटे दाने वाला अनाज। तो हमने कौन कौन से देखा? मिलेट में क्या कहेंगे? जवार, बाजरा, रागी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी दूसरे भी है मगर हमारे सिलेबस में हम 3 ही दिए और 3 ही क्या है? मेन है। सो इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, इनके अंदर में जो न्यूट्रिशन होता है बहुत ही ज्यादा होता है। जैसा रागी की अगर हम बात कर लेते हैं तो रागी में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कैल्शियम बहुत ज्यादा होती है, अदर भी माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, रफेज होते हैं। तो जवार की अगर बात कर लेते हैं तो जवार की अगर बात करेंगे तो राइस और व्हीट के बाद में सबसे ज्यादा एरिया किसी क्रॉप ने कवर किया होगा, 3rd नंबर का एरिया अगर किसी क्रॉप ने कवर किया होगा तो वो क्या है? जवार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इसका जो प्रोडक्शन होता है जनरली रेनफेड एरियाज में होते हैं, ऐसी एरियाज जो किसके ऊपर डिपेंड है? रेन के ऊपर डिपेंड है। अब ये भी देख लेंगे कि जवार का प्रोडक्शन कौन कौन से स्टेट में होता है। तो जनरली जवार की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट कौन कौन से आते हैं? महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये कौन से फिगर्स के बेसिस पर? जब हमने सर्वे कब किया था? 2011 और 12th में, तो उस बेसिस पर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्या था? इसका प्रोडक्शन हो रहा था। बाजरा की अगर बात करते हैं तो बाजरा जनरली सैंडी और
सैलो ब्लैक सॉइल में इसका प्रोडक्शन बहुत होता है, सैंडी टाइप की चाहिए और सैलो ब्लैक सॉइल चाहिए, इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। अब ये बोलेंगे कि बाजरा का प्रोडक्शन कौन कौन से स्टेट्स में होता है, तो जनरली बाजरा का प्रोडक्शन राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, इनमें सबसे ज्यादा होता है। रागी की अगर बात कर लेते हैं, सो रागी जनरली ड्राई एरियाज में होता है क्योंकि उसको जो रेनफॉल की रिक्वायरमेंट रहती है वो बहुत ही कम होती है। साथ ही साथ में जहां पर रेड सॉइल रहेगी वहां पर भी होता है, ब्लैक सॉइल में भी अच्छा प्रोडक्शन होता है, सैंडी सॉइल भी उसके लिए सुटेबल मानी जाती है और लोमी टाइप की अगर सॉइल रहेंगी वो भी उसके लिए सुटेबल मानी जाती है। अब ये भी देख लेते हैं कि रागी का जो प्रोडक्शन है इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में ज्यादा होता है। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप और एक बार वीडियो को देख लेना, क्योंकि स्टेट्स को याद करने का कोई तरीका नहीं है। यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, अदरवाइज हम तो प्रोवाइड कर ही देंगे। सो रागी का प्रोडक्शन कौन से स्टेट में होता है, तो कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और थोड़ा बहुत अरुणाचल प्रदेश में भी इसका प्रोडक्शन होता है। तो इस प्रकार से राइस, व्हीट, मिलेट्स में क्या है, ग्रुप ऑफ ग्रेन्स है। जनरली 3 हमने देखा, कौन कौन सा, जवार, बाजरा एंड रागी। उसके बाद में फूड ग्रेन्स में मेन फूड ग्रेन आता है वो है मेज। वो क्या है, मेज का भी प्रोडक्शन आता है। अभी जो मेज है ये ऐसा क्रॉप है जिसको एज अ फूड भी हम यूज करते हैं और एज अ फॉडर भी हम इसका यूज करते हैं। तो इसको एक फूड के तरफ से भी हम ह्यूमन बींग्स खाते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं, या तो हमारा जो लाइफ स्टॉक होता है या जो हमारे जो जानवर होते हैं उनको फॉडर के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जनरली ये जो मेज है ये खरीफ सीजन में इसका ग्रो अच्छा होता है। इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, तो जनरली 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इसके लिए क्या है, बहुत अच्छा माना जाता है। और एलुवियल टाइप की अगर सॉइल रहेगी तो इसके लिए बहुत ही सुटेबल मानी जाती है। बिहार वगैरह में भी क्या होता है, इसका ग्रोथ अच्छा होता है। तो ये जो क्या बोलेंगे मेज है, मेज का प्रोडक्शन धीरे धीरे इंडिया में क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मॉडर्न टेक्निक हम क्या करते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं। HYV सीड्स यूज कर रहे हैं। हमने पहले क्या बोलते हैं वीडियो में भी बोला था, HYV सीड्स का मतलब क्या होता है, हाई एल्डिंग वेराइटी सीड्स, हाई एल्डिंग वेराइटी सीड्स। तो इसका भी यूज करके मेज का जो क्या बोलेंगे प्रोडक्शन है वो इंडिया में बढ़ाया जा रहा है। इरिगेशन भी उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद में क्या बोलेंगे कि अलग अलग जो मॉडर्न टेक्निक्स है वो भी उसमें क्या करती है, हेल्प करती है। सो मेज का प्रोडक्शन कौन से स्टेट में ज्यादा होता है ये भी देख लेते हैं। तो जनरली कर्नाटका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रोडक्शन होता है, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और मध्य प्रदेश में भी इसका क्या होता है, अच्छा क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। देन वी विल सी ये जो फूड ग्रेन है इसका लास्ट वाला हम क्या देखेंगे, फूड ग्रेन देखेंगे, वो है पल्सेस। क्या है, पल्सेस। पल्सेस की अगर बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि पल्सेस जनरली हमारे डेली डाइट में आते हैं। पल्सेस जिसको हम दाल बोलते हैं। सो इंडिया जो है पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और उसका लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा करते हैं, उसको कंज्यूम भी ज्यादा करते हैं। इतना ज्यादा कंज्यूम करते हैं कि सपोज अगर हमारा फ्रेंड हमें पूछता है कि घर में क्या खाकर आया, तो हम अदर वेजिटेबल्स के नाम बताते हैं, दाल भी खाकर आया या उसके बाद में जो भी होगा, आपको जो भी सब्जी होगी, ब्रिंजल थी या ये था या वो था, करेला था, वरेला था, जो भी बोलते हैं, मगर दाल नहीं बोलते, क्योंकि दाल जनरली हर किसी क्या बनती है, क्योंकि इंडिया में उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है और कंजम्पशन भी उसका ज्यादा होता है। सो ये जो पल्सेस है इसमें प्रोटीन का सबसे ज्यादा क्या होता है, समावेश होता है। प्रोटीन का अच्छा खासा क्या माना जाता है, सोर्स माना जाता है। यही कारण है कि दोज हु आर वेजिटेरियन जो चिकन मटन वगैरह नहीं खाते हैं, उनको जो प्रोटीन का जो कोटा है अपने बॉडी के लिए वो पूरा करने के लिए
दाल क्या है उनके लिए बेस्ट है। सो ये जो पल्सेस होती है, ये जो पल्सेस होती है जनरली कौन से ग्रेन से बनाई जाती है, तो तूर जिसको हम क्या बोलते हैं अरहर, या तो उड़द, या तो फिर मूंग, मसूर, पीस, ग्राम, ये क्या है इंपॉर्टेंट पल्सेस है। अब इसके लिए किस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, तो जनरली जो मॉइस्चर रहता है वो कम लगता है, कम मॉइस्चर में भी, कम नमी में भी, कम पानी में भी इसका प्रोडक्शन हो जाता है, और साथ ही साथ में कम नमी में होता है, तो ये ड्राई एरियाज में भी इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। ये जो पल्सेस होती है ये लिगुमिनस क्रॉप है। कौन सा क्रॉप है? लिगुमिनस क्रॉप्स है। और इस पल्सेस में जितने भी क्रॉप्स है एक्सेप्ट अरहर, जिसको हम क्या बोलते हैं तूर बोलते हैं, सभी के सभी क्या करते हैं सॉइल के फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं बाय द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। ये सॉइल के फर्टिलिटी को क्या करते हैं मेंटेन करते हैं, और यही कारण है कि उसको क्या किया जाता है अदर क्रॉप्स के साथ में एक रोटेशन में इनका क्या किया जाता है प्रोडक्शन लिया जाता है, ताकि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी क्या कर रहे बरकरार रहे। अब ये भी देख लेते हैं कि सर ये पल्सेस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में होता है, तो पल्सेस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में अगर होता होगा तो है मध्य प्रदेश में होता है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में होता है, राजस्थान में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, और कर्नाटका में भी इसका अच्छा प्रोडक्शन होता है। सो मेजर क्रॉप्स इन इंडिया व्हिच आर ग्रोन इन इंडिया, जनरली हम कौन से देखे थे फूड क्रॉप्स देखे थे। तो ये फूड क्रॉप्स में 5 फूड क्रॉप्स हमने देखे, राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज और पल्सेस देखे। देन उसके बाद में हम देखेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। अब यहां नोट कर लेते हैं, क्या करेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। तो फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स में भी हम क्या करेंगे फिर से 5 प्रकार की जो हमारे क्रॉप्स है उनके बारे में जानकारी लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल टॉपिक है। सो पहला देखेंगे हम शुगर केन। पहला क्या देखेंगे शुगर केन। जनरली शुगर केन का जो प्रोडक्शन होता है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में बहुत अच्छा होता है। हमारे इंडिया में है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया, वहां पर उसका अच्छा प्रोडक्शन होता है। हॉट और हमिड टाइप का अगर क्लाइमेट रहेगा तो उसके लिए बहुत ही सुटेबल माना जाता है। कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन? हॉट एंड हमिड। टेम्परेचर कितना चाहिए इसके लिए? तो टेम्परेचर जनरली इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक उसके लिए बहुत ही सुटेबल माना जाता है। और टेम्परेचर के साथ साथ हम कौन से क्रॉप की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं शुगर केन की। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं शुगर केन की। और तो इसके लिए टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इसके लिए रेनफॉल कितना चाहिए? तो 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक का जो रेनफॉल रहेगा इसके लिए सफिशिएंट माना जाता है। इरिगेशन की भी जरूरत पड़ती है अगर जिस एरिया में कितना रेनफॉल ना हो, 75 से 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल ना हो, तो विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन हम इसके क्या करते हैं फसल उगाते हैं। इसके जो प्रोडक्शन ऐसा कोई पर्टिकुलर तो सॉइल नहीं है, क्योंकि अलग अलग सॉइल में भी इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर लेबर बहुत ज्यादा लगता है, लेबर बहुत ही ज्यादा होता है। कहां से? एट द बिगिनिंग टू एंड। अब बिगिनिंग अगर कर लिए तो सोविंग पीरियड से लेकर तो एंड यानी हार्वेस्टिंग पीरियड तक लेबर इसमें सबसे ज्यादा लगते हैं। अब इससे प्रोडक्शन क्या बनते हैं? शुगर केन से क्या क्या प्रोड्यूस होती है? तो जाहिर सी बात है शुगर केन क्या है बहुत ही मेजर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल किसके लिए? स्पेशली फॉर दी शुगर इंडस्ट्री के लिए। तो शुगर का प्रोडक्शन यहाँ पर अच्छे से होता है। गुड़ का प्रोडक्शन होता है जिसको इंग्लिश वर्ड है जैगरी, मगर इंडियन लोग हम उसको क्या बोलते हैं? गुड़ बोलते हैं। खंडसरी का प्रोडक्शन होता है, इससे मोलेसेस बनते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सीरा बोलते हैं। सो इसका प्रोडक्शन शुगर केन से होता है। अब यहाँ पर देख लेंगे कि हमारे इंडिया के लीडिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं या मेजर स्टेट कौन कौन से हैं जो क्या किसका प्रोडक्शन लेते हैं? शुगर केन का प्रोडक्शन लेते हैं। तो पहले नंबर पर आएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र में भी अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, कर्नाटका, पंजाब और हरियाणा। सो इस प्रकार से शुगर केन भी अदर देन ग्रेन्स में एक मेजर क्रॉप करके इंडिया में क्या है कल्टीवेट किया जाता है। देन उसके बाद में देखेंगे ऑयल सीड।
सेकंड क्रॉप्स कौन कौन से देखेंगे, ऑयल सीड्स यानी ऐसे सीड्स जिससे हम क्या बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं, ऑयल मिलता है। अब ऑयल कौन कौन सा ऑयल बनता है ये भी देख लेते हैं हम। सो 2008 में, कहां पर, जब 2008 का जब हमारे पास में क्या आया था, फिगर्स आया था, तो इन 2008 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट ग्राउंडनट प्रोड्यूसर। जो ग्राउंडनट की बात करते हैं, क्योंकि ग्राउंडनट से बहुत ज्यादा क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, तो ग्राउंडनट के प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा रैंक था, सेकंड रैंक था। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी ये होगी कि सर इंडिया का सेकंड रैंक था तो पहला रैंक भी बता दीजिए। तो पहला रैंक किसका था ग्राउंडनट के प्रोडक्शन में, चाइना का था, ठीक है ना। मगर एक दिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे आ जाए, मगर अभी तक तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है काय में, इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट। रैपसीड हो गए, है ना, रैपसीड हो गए, साथ ही साथ में अब रैपसीड्स किसको बोलते हैं, प्लांट्स विथ ऑयल एंडिंग सीड्स। अब रैपसीड किसको बोलते हैं, ऐसे सीड्स जिससे क्या निकलता है, ऑयल निकलता है। तो रैपसीड की अगर बात करते हैं तो इंडिया का रैंक कौन सा आता है, थर्ड रैंक आता है। पूरे अगर ग्राउंडनट की बात करते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट है, किसके बाद में, चाइना के बाद में। मगर पूरे अगर ऑयल सीड्स की अगर बात करते हैं तो इंडिया का कौन सा रैंक लगता है वर्ल्ड में, थर्ड रैंक लगता है। फिर से मन में लड्डू फूटा नहीं, मन में इच्छा जागी कि सर पहला और दूसरा कौन सा है, तो पहला है कनाडा और दूसरा है चाइना, तीसरा नंबर हमारा आता है। तो ये जो ऑयल सीड्स है, इंडिया का जितना भी फूड प्रोडक्शन होता है उसमें से 12% जो फूड प्रोडक्शन है या क्रॉपिंग एरिया है इंडिया में, वो किसका है, ऑयल सीड्स का है। अब ये ऑयल सीड्स में मेन ऑयल सीड्स कौन कौन से प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडिया में, तो ग्राउंडनट, हमने तो देखा कि चाइना के बाद में इंडिया का ही नंबर लगता है। ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, राई जिसको बोलते हैं, कोकोनट हो गया, सीसामम हो गया, सीसामम जिसको हम तिल बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं, सोयाबीन हो गया, कस्टर्ड सीड हो गया, कॉटन सीड हो गया, लिनसीड हो गया और सनफ्लावर, ये क्या है, मेजर ऑयल सीड प्रोडक्शन है। तो यहाँ पर ये बोला है कि ये जो ऑयल निकाला जाता है कि मोस्ट ऑफ द ऑयल होते हैं ये इडिबल होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑयल क्या होते हैं, इडिबल होते हैं, खाने लायक होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग देम एज अ कुकिंग मीडियम, एज अ कुकिंग मीडियम का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और बाकी के जो इडिबल नहीं है वो कहां पर यूज होते हैं, तो वो जनरली कहां पर यूज होते हैं, कहां पर यूज होते हैं, कहां पर यूज होते हैं वो, अरे सोप बनाने के लिए यूज होते हैं, कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए यूज होते हैं, या तो फिर ऑइंटमेंट्स वगैरह बनाने के लिए उनका यूज होता है। अगर इंडिया के स्टेट की बात करें तो इन 2011 एंड 12, अगर इंडियन स्टेट्स की अगर बात करें तो इन 2011 एंड 12 ग्राउंडनट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर हो रहा था, गुजरात में हो रहा था, क्योंकि गुजरात में सबसे ज्यादा ग्राउंडनट का प्रोडक्शन लिया जाता है। तो इस प्रकार से ऑयल सीड्स की भी हमने क्या कर दी है, जानकारी ले ली। देन तीसरा हम किसके तरफ जाते हैं, फूड क्रॉप के तरफ जाते हैं, जो ग्रेन के फॉर्म में नहीं है, वो है टी। एक क्या है, बेवरेज के रूप में इसको लिया जाता है। सो टी का जो प्रोडक्शन होता है जनरली इट इज द एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग का एग्जांपल है, एक बेवरेज क्रॉप है, जो जिसका इंट्रोडक्शन इंडिया में किसने किया था, ब्रिटिश के द्वारा हुआ था। साथ ही साथ में यहाँ पर ये बोला है कि ब्रिटिश ने तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया था, मगर वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द जो टी प्लांटेशंस है उसके मालिक कौन है, इंडियंस लोग है। सो इसका प्रोडक्शन कहां पर होता है, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि इसको टेम्परेचर थोड़ा सा क्या चाहिए, अलग टाइप का चाहिए। तो साथ ही साथ में यहाँ पर ये बोलेंगे कि डीप फर्टाइल सॉइल चाहिए, साथ ही साथ में वहां पर जो ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर्स की जो मात्रा है वो अच्छी चाहिए। इसके प्रोडक्शन के लिए यानी टी के प्रोडक्शन के लिए जनरली क्या चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, वो वार्म चाहिए, मॉइस्ट चाहिए, काय के लिए फॉर द वेल ग्रोथ ऑफ टेंडर प्लांट्स, उसके जो टेंडर लीव्स, उसके जो पत्तियों की जो अच्छी खासी ग्रोथ होने के लिए हमें एटमॉस्फेयर कैसा चाहिए, वार्म चाहिए और मॉइस्ट फ्री चाहिए। यहाँ पर रेगुलर इंटरवल में उसको क्या चाहिए, शॉवर्स चाहिए, पानी चाहिए।
और यहाँ पर ये भी बोला है कि टी का प्रोडक्शन करने के लिए लेबर का रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वो लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी है। कौन सी फार्मिंग में आता है? प्लांटेशन फार्मिंग में आता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लेबर चाहिए, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और लेबर भी कैसे चाहिए? चीप और स्किल्ड लेबर चाहिए, तो इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है और जनरली ये कमर्शियल क्रॉप में आता है। तो ये जो टी है इसका प्रोडक्शन इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में होता है? तो जब भी टी की बात आती है सो असम इज द लीडिंग स्टेट, साथ ही साथ में दार्जिलिंग की जो हिल्स है वहां पर अच्छा होता है, जयपलपुरी वाली जो हिल एरिया है वहां पर अच्छा होता है, वेस्ट बंगाल में इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, तमिलनाडु हो गया, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश में भी होता है, और त्रिपुरा स्टेट में भी टी का प्रोडक्शन अच्छा होता है। और यहाँ पर ये भी बोला है कि इन 2008 टी के प्रोडक्शन में कौन से रैंक पर थे? थर्ड रैंक पर थे। फिर से आपके मन में सवाल आया कि सर टी के प्रोडक्शन में अगर इंडिया अगर थर्ड रैंक में है तो पहला और दूसरा रैंक किसका है? तो वो भी बता देते हैं। पहला रैंक चाइना और दूसरा रैंक टर्की का था। थर्ड रैंक का प्रोडक्शन या थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहां पर होता है? इंडिया में होता है, आफ्टर चाइना एंड टर्की। देन उसके बाद में और एक बेवरेज क्रॉप देखेंगे, इट इज कॉफी। इट इज कॉफी। अब ये जो कॉफी है, कॉफी का प्रोडक्शन वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया में बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वर्ल्ड में जितना भी कॉफी का प्रोडक्शन होता है इंडिया का उसमें शेयर कितना है? 3.2% है। कितना है? 3.2% प्रोडक्शन अकेले कहां से आता है? इंडिया से आता है। और इंडियन जो कॉफी रहती है वो अपने क्वालिटी के लिए वर्ल्ड वाइड क्या है? फेमस है। अगर दुनिया में अगर बोल दिया कि कॉफी कौन सी है? इंडिया की कॉफी है, तो ये मानी जाती है कि हाँ इंडिया की कॉफी, इसका मतलब इसकी क्वालिटी क्या है? अच्छी है, बहुत अच्छे बेस्ट क्वालिटी का कॉफी का प्रोडक्शन कहां पर होता है? हमारे इंडिया में होता है। जैसा अरेबिका वेराइटी है, अरेबिका वेराइटी है जो जनरली कहां से इंट्रोड्यूस हुई थी? येमेन से इंट्रोड्यूस हुई थी। येमेन से हमने उसको लाया था, वो भी उसका भी प्रोडक्शन कौन से? अरेबिका क्वालिटी आप कॉफी का प्रोडक्शन भी कहां होता है? इंडिया में हो रहा है। तो इसका प्रोडक्शन जनरली इंडिया में कहां कहां पर होता है? सो बाबा बुदान हिल्स, उसके बाद में नीलगिरी हिल्स जो कहां पर है? कर्नाटका में है, केरला स्टेट में अच्छा होता है, और तमिलनाडु में भी इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। देन उसके बाद में अगर हम पांचवा और आखिरी इसका फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स की बात करते हैं तो आ जाता है हॉर्टिकल्चर। किसकी बात करेंगे हम? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे। अब हॉर्टिकल्चर यानी क्या? फ्रूट्स और सब्जियों की जो खेती होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। फ्रूट्स और सब्जियों की जो खेती होती है या एग्रीकल्चर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। सो हॉर्टिकल्चर के अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे, हमारे पास में 2008 और 2011 का क्या है? डेटा अवेलेबल है। सो इन 2008 हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन में इंडिया क्या था? इंडिया क्या था? सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था इन द वर्ल्ड। फिर से आप बोलेंगे कि सर इंडिया सेकंड रहता है, ये बता दीजिए फर्स्ट रैंक किसका आता था? सो आफ्टर चाइना। चाइना का सबसे ज्यादा हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन होता है, सेकंड नंबर पर हम इंडियंस आते हैं। सो ये जो हॉर्टिकल्चर है इसका क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन कौन से एरियाज में अच्छा होता है? तो जनरली क्या बोलेंगे उसको अलग अलग प्रकार का या मीडियम टाइप का अगर टेम्परेचर रहेगा तो इसके लिए क्या है? वो सुटेबल है। ट्रॉपिकल फ्रूट्स का भी हम यहाँ पर क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। साथ ही साथ में जो टेम्परेट जोन में जो फ्रूट्स या वेजिटेबल ली जाती है उसका भी प्रोडक्शन इंडिया में अच्छा माना जाता है। सो जनरली ये जो हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो मैंगोज की अगर बात करते हैं, सो मैंगोज का प्रोडक्शन सबसे अच्छा जो बेस्ट क्वालिटी का मैंगो जिसको हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, वो कहां पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र लीडिंग स्टेट है मैंगो के प्रोडक्शन में। आंध्र प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है। ऑरेंजेस की अगर बात करते हैं तो नागपुर में ऑरेंजेस का उसको ऑरेंज सिटी बोला जाता है। नागपुर को जो कौन से स्टेट में आती है? महाराष्ट्र स्टेट में आती है।
आंध्र प्रदेश में उसका क्या सॉरी प्रोडक्शन थोड़ा बहुत होता है, मगर ऑरेंजेस के लिए नागपुर महाराष्ट्र फेमस है। चेरापूंजी जो कहां पर है, मेघालय, वहां पर बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। ग्रेप्स की अगर बात करते हैं सो ग्रेप्स का भी प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में अच्छा होता है। तो मेजर जो जनरली हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो दो चीजें आती है, पहला फ्रूट्स और दूसरा वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स की अगर बात करते हैं तो फ्रूट्स कौन कौन से फ्रूट्स हमारे इंडिया में अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो एप्पल्स हो गया, पियर्स हो गया, एप्रिकॉट्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, इनका प्रोडक्शन जनरली कहां पर होता है, जम्मू और कश्मीर में अच्छा प्रोडक्शन होता है, हिमाचल प्रदेश में अच्छा प्रोडक्शन होता है, जिसको वर्ल्ड में भी बहुत अच्छी क्या है, डिमांड है। और यहाँ पर ये भी बोला है कि जितना भी वर्ल्ड में वेजिटेबल का प्रोडक्शन होता है, उस पूरे वर्ल्ड के वेजिटेबल प्रोडक्शन में 13% जो प्रोडक्शन होता है हमारे इंडिया में होता है। और ये अगर वेजिटेबल्स के 13% प्रोडक्शन होता है तो मेन वेजिटेबल्स हम कौन सी ग्रो करते हैं, तो जनरली पी का प्रोडक्शन अच्छा होता है, कॉलीफ्लावर हो गया, ऑनियन हो गया, कैबेज हो गया, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटोस, इनका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा माना जाता है। सो इस प्रकार से फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। उसके बाद में हम लिखेंगे नॉन फूड क्रॉप्स। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, नॉन फूड क्रॉप्स। हमने बोला था कि इस चैप्टर में टोटल 6 टॉपिक रहेंगे, 5वां हम लिखेंगे नॉन फूड क्रॉप्स। क्या रहेगा, नॉन फूड क्रॉप्स। इसके नाम में इसका मीनिंग है नॉन फूड क्रॉप्स, यानी जो फसलें उगाई तो जाती है मगर जिसको खाई नहीं जाती। तो यहाँ पर भी हम 4 प्रकार के क्रॉप्स देखेंगे। पहला देखेंगे रबर। पहला क्या देखेंगे, रबर। तो जनरली ये जो रबर जो होता है वो इक्वेटोरियल क्रॉप है। रबर कौन सा क्रॉप है, इक्वेटोरियल क्रॉप है, क्योंकि इक्वेटोरियल एरिया में इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके लिए, इसके ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए स्पेशल क्लाइमेटिक कंडीशन की जरूरत होती है। मगर थोड़ा सा अगर इस पर केयर लिया तो इट कैन बी ग्रो इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में भी इसका ग्रोथ अच्छे से हो सकता है, इसकी फसलें ली जा सकती है। सो इसके लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए, मॉइस्ट और ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट चाहिए, मॉइस्ट और ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट चाहिए। मगर रेनफॉल क्या लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। रेनफॉल कितना चाहिए, अराउंड 200 सेंटीमीटर चाहिए। टेम्परेचर भी ज्यादा लगता है। टेम्परेचर इसके लिए कौन सी क्रॉप की बात कर रहे हैं, रबर क्रॉप की बात कर रहे हैं हम। आप बोलेंगे कि सर आप लिखते नहीं जा रहे हैं। सो रबर की अगर बात करते हैं तो टेम्परेचर भी ज्यादा लगता है, 25 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल हमने देखा मोर देन और अबाउट 200 सेंटीमीटर इसके लिए रेनफॉल लगता है। सो टेम्परेचर की बात करते हैं मोर देन 25, अभी हमने बोला हुआ है। सो ये जो रबर जो है ये एक क्या माना जाता है, मेजर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल माना जाता है। जनरली टायर वगैरह कंपनीज होती है, उसके लिए उसको एज अ रॉ मटेरियल रबर का क्या करते हैं, सप्लाई करते रहते हैं। सो ये जो रबर का प्रोडक्शन है कौन से स्टेट में होता है, तो केरला सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तमिलनाडु, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ में अंडमान और निकोबार आइलैंड में इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि रबर के प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा रैंक आ रहा था, कब, 2010-11 में। तो रबर प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक 4th आ रहा था। अब आप फिर से बोलेंगे कि सर यहाँ तो पहला भी बता दीजिए, दूसरा भी बता दीजिए और तीसरा भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। पहला रबर के प्रोडक्शन में जो लीडिंग कंट्री है वो है थाईलैंड। थाईलैंड के बाद में इंडोनेशिया में उसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, और उसके बाद में वियतनाम में भी उसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। सो थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, उसके बाद में 4th रैंक किसका लगता है, इंडिया का लगता है। कौन से प्रोडक्शन में, इन द प्रोडक्शन ऑफ रबर। जो कौन से कैटेगरी में हमने डिवाइड करके रखा है, नॉन फूड क्रॉप में उसको डिवाइड करके रखा है। देन उसके बाद में देखेंगे फाइबर क्रॉप्स, जिससे फाइबर बनते हैं वो वाले क्रॉप्स। सो फाइबर क्रॉप्स में जनरली कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया जिसको हम गांजा बोलते हैं, नेचुरल सिल्क हो गया। ये मेजर काय में आते हैं, फाइबर क्रॉप में आते हैं। हम यहाँ पर
लिख देते हैं फाइबर क्रॉप्स। सो फाइबर क्रॉप्स जनरली 4 जो क्रॉप्स है वो मेजर माने जाते हैं, मेन माने जाते हैं। कौन कौन से? कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया और नेचुरल सिल्क हो गया। मगर आप देखेंगे कॉटन, जूट और हेम्प इनका प्रोडक्शन कहां पर होता है? सॉइल में होता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के साथ में होता है, ये सॉइल में से निकलती है। मगर जो नेचुरल सिल्क है उसका प्रोडक्शन कहां पर होता है? वहां उसका प्रोडक्शन कहां पर होता है? कोकून्स में होता है, जो जनरली क्या करते हैं? सिल्क को हमको फेड करते हैं। कहां पर? एक पत्तियों के ऊपर, ग्रीन लीव्स के ऊपर उसका क्या होता है? ग्रो होता है। और जनरली ये जो कोकून्स रहते हैं ये मलबरी प्लांट के ऊपर इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। सो पहले जो 3 है, कौन कौन से पहले 3? कॉटन हो गया, जूट हो गया और हेम्प हो गया, इनका सॉइल में से निकलती है। मगर नेचुरल सिल्क है वो झाड़ के ऊपर से क्या की जाती है? प्रोड्यूस की जाती है। कोकून्स के अंदर में उनका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। सो फाइबर क्राफ्ट की अगर बात करते हैं या सिल्कवर्म की अगर बात करते हैं, जैसा सिल्कवर्म जो कहां से हो रहा है? मलबेरी प्लांट से हो रहा था। सो सिल्कवर्म का जो रियरिंग होता है, उसका जो प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर बोलते हैं। क्या? रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर बोलते हैं। उसके बाद में रबर हो गया, फाइबर हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कॉटन की। किसकी बात करेंगे? कॉटन क्रॉप की बात करेंगे। सो ये जो कॉटन का जो प्रोडक्शन है, नो नीड टू टेल यू कौन से सॉइल में होगा, जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल ब्लैक सॉइल में होगा। सो ये भी माना जाता है कि कॉटन का जो ओरिजिनल जो प्रोडक्शन है वो कहां से स्टार्ट हुआ है? इंडिया से स्टार्ट हुआ है। कि ये माना जाता है कि कॉटन का जो ओरिजिनल होम है वो कौन है? इंडिया है। मेन रॉ मटेरियल काय के लिए सप्लाई करता है? कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वो एज रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। इन 2008 इंडिया का कौन सी पोजीशन थी? सेकंड लार्जेस्ट क्या पोजीशन थी? अब आप फिर से बोलेंगे पहला कौन था? चाइना था। सो चाइना के बाद में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर कोई कॉटन में होगा तो इंडिया है। तो इसके लिए हमने अभी भी बोला कि ब्लैक सॉइल चाहिए, और ब्लैक सॉइल कहां पर मिलेगी आपको? डेक्कन प्लेट्यू में चाहिए। जनरली जो कॉटन है ये कौन से सीजन का क्रॉप माना जाता है? तो खरीफ सीजन का क्रॉप माना जाता है। और जिसको सोविंग से लेकर मैच्योर तक लगभग 6 to 8 मंथ्स का क्या लगता है? पीरियड लगता है। ये जो कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में होता है? सो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी होता है, पंजाब हरियाणा में भी होता है और उत्तर प्रदेश में इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। इसका जो लास्ट वाला जो नॉन फूड क्रॉप रहेगा जो हमारे इंडिया में ग्रो होता है और हमारे सिलेबस में भी दिया है वो है जूट। क्या है? जूट। ये जो जूट है, जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं क्योंकि गोल्डन कलर का रहता है और बड़ा ही महंगा है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? गोल्डन फाइबर बोला जाता है। जनरली इसका ग्रोथ कहां पर होता है? जो भी जहां पर भी फर्टाइल सॉइल मिलेगी वहां पर इसका ग्रोथ अच्छा होता है। सो एलुवियल टाइप के सॉइल में इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। और एलुवियल सॉइल में भी 2 सब टाइप होते हैं। कौन सा? एक न्यू एलुवियल सॉइल और दूसरा ओल्ड एलुवियल सॉइल, जिसको हम खदर और बंगर बोलते हैं। सो जो न्यू एलुवियल सॉइल है जिसका लेयर क्या होता है? हर साल रिन्यू होता है। ऐसे एरियाज में, ऐसे एलुवियल सॉइल में जूट का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होता है। इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? तो टेम्परेचर इसके लिए बहुत ही ज्यादा चाहिए। और क्या चाहिए? रेनफॉल भी अच्छा चाहिए। तो जूट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होता है? तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है, बिहार में होता है, असम में होता है, ओडिशा में भी होता है, मेघालय में भी होता है। इनमें जूट का प्रोडक्शन सबसे अच्छा होता है। अभी जूट का यूज क्या होता है? तो जनरली जूट का यूज काय के लिए किया जाता है? जूट का यूज गनी बैग्स बनाने के लिए किया जाता है, मैटिंग बनाने के लिए होता है, मैट्स बनाने के लिए होता है, रोप्स रस्सियां बनाने के लिए होता है, यार्न बनाने के लिए होता है, धागा बनाने के लिए होता है, या तो कारपेट वगैरह बनाने के लिए भी जूट का यूज होता है। अब आप बोलेंगे कि सर बाप रे, जूट का यूज तो अलग अलग
चीजों के लिए, चीजों को बनाने के लिए होता है। तो जूट का यूज तो जनरली हमारे घर में तो कभी कभार ही देखते हैं। वो क्यों देखते हैं? क्योंकि जूट की जो कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा होती है और ज्यादा कॉस्ट वाला जनरली कोई भी कंज्यूमर चीजें खरीदना नहीं चाहता। और जूट का अल्टरनेट भी मार्केट में अवेलेबल है। कौन कौन सा अल्टरनेट है? अरे सिंथेटिक फाइबर आ गए हैं, नायलॉन वाली रस्सी आ गई है, जिसके कारण जूट का यूज थोड़ा सा क्या हो गया है, कम हो गया है। मगर इंडिया का मेजर प्रोडक्ट नॉन फूड क्रॉप में जूट का भी नाम आता है। देन मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इट इज टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं 6 मेन टॉपिक्स आपके इस चैप्टर में। इस चैप्टर में कौन से? एग्रीकल्चर में चैप्टर में कौन सा? टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब रिफॉर्म्स की अगर बात करते हैं तो बेटरमेंट क्या क्या अच्छा हुआ है, कहां पर? टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन में। या टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की क्या आवश्यकता है, किसको? एग्रीकल्चर को। तो जाहिर सी बात है कि हमारे इंडिया में हजारों साल से हम क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर कर रहे हैं। मगर स्टार्टिंग की जो एग्रीकल्चर थी बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव टाइप की थी, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस टाइप की थी। धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन बढ़ते गई, मगर लैंड एरिया क्या है? लिमिटेड है। हमारे इंडियन लैंड के ऊपर और एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर अब प्रेशर आने लगा कि अपने ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए वो क्या करे? ज्यादा से ज्यादा फूड उगाए। तो इसके लिए क्या हुआ कि ज्यादा फूड अगर निकालना है तो हमारा टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरत हो गया है। तो यहाँ पर यह भी देखा गया है कि जनरली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए जो इंडियन फार्मर है वो मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको जो इरिगेशन के जो मींस प्रोवाइड करना, चाहे वो वेल हो, ट्यूबवेल हो, कैनल्स हो, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो या किसी भी प्रकार का जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का में आता है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में आता है। साथ ही साथ में HYV सीड्स का यूज करना, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करना, मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज करना, ये काय में आता है? टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में आता है। तो ये पॉइंट क्या हो गया है? जरूरी हो गया है। और जब हमारा इंडिया क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया, जब हमें फ्रीडम मिला, तो हमारा जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जिसका पीरियड कौन सा आता है? 1952 से 1957 तक आता है। इस 1950 और 52 वाले जो पीरियड है, यहाँ पर हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या कर दिया? लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर हमने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जोर देना स्टार्ट कर दिया। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो जमींदारी जो थी उसको खत्म कर दी, है ना। उसके बाद में 1960 और 1970 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जिसके कारण व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया। उसी पीरियड में व्हाइट रिवॉल्यूशन आया, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। यहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ गया, है ना। तो ये अलग अलग स्ट्रेटेजीज के साथ में, जैसा ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना, ऑपरेशन फ्लड वाली स्कीम लॉन्च करना, तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? अलग अलग स्ट्रेटेजीज अपना रही है, क्या के लिए? फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो किसानों को भी कुछ बेनिफिट्स देने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम स्टार्ट कर दी है, जैसा क्रॉप का इंश्योरेंस करना, ताकि अगर फ्लड्स की अगर सिचुएशन आ जाए या ड्रॉट की अगर सिचुएशन आ जाए तो इंडियन एग्रीकल्चर को क्या कराया जा सके? सेव कराया जा सके, इंडियन क्रॉप्स को सेव कराया जा सकते हैं। तो क्रॉप इंश्योरेंस हो गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, स्पेशली इन द रूरल एरियाज में अलग अलग जगह पर क्या करना? ग्रामीण बैंक की इस्टेब्लिशमेंट करना। ऑलरेडी इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में हमने देखा हुआ है, हमारे वीडियोस अवेलेबल है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का फॉर्मेशन करना, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का फॉर्मेशन करना। साथ ही साथ में किसान क्रेडिट कार्ड का प्रोवाइड करना किसानों के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? KCC। अब KCC क्यों बोला जाता है? K फॉर किसान, C फॉर क्रेडिट और C फॉर कार्ड। तो कभी कभी आपको एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KCC? किसान कार्ड प्रोवाइड किया गया। किसानों को पर्सनल एक्सीडेंट फैसिलिटी दी गई, या उसका
इंश्योरेंस निकाला गया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस निकाला गया, जिसको क्या बोलते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम बोलते हैं, जो शॉर्ट में कौन से नाम से जानी जाती है, PAIS के नाम से जानी जाती है। PAIS का फुल फॉर्म कभी कभी आपको पूछता है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। देन उसके बाद में किसानों के लिए वेदर बुलेटिन स्टार्ट हो गई। आपने देखे होंगे कि जनरली रेडियोस के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर या तो फिर न्यूज़पेपर में भी वेदर बुलेटिन आती है। अब बुलेटिन तो न्यूज़पेपर में क्या छपेगी, न्यूज छपेगी, मगर रेडियो और टेलीविजन के ऊपर वेदर बुलेटिन आती है। एग्रीकल्चर प्रोग्राम किसानों के लिए लॉन्च किया जाता है, रेडियो के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, और ये सारी चीजें काय के लिए की जाती है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फार्मर एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। आपने वो एक एग्जांपल दिया है कि भूदान पंपिंग किसने चलाए थे, विनोबा भावे ने चलाए थे। विनोबा भावे जो महात्मा गांधी के शिष्य माने जाते हैं। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये देखा गया कि जमींदारों के पास में, या क्या बोलेंगे, बड़े बड़े जो पार्टीज है उनके पास में बहुत ज्यादा लैंड है, तो विनोबा भावे गाँव-गाँव जा रहे थे और लोगों को अवेयर कर रहे थे कि आपके पास इतनी सारी क्या है, जमीन है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में कोई खेती नहीं है, आप क्या कर दो, उनको कुछ खेती दे दो, जिस कैंपेन का नाम क्या था, भूदान योजना। तो इसमें लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिए कि भूदान की तो बात चलो, भू का मतलब जमीन होता है और दान का मतलब डोनेशन होता है, तो लोगों ने अपनी जमीन तो डोनेट किए, मगर कुछ कुछ जो जमींदार थे उन्होंने तो पूरे गांव के गांव डोनेट कर दिए, जिनको क्या बोलते हैं, ग्रामदान बोलते हैं। तो ये कैंपेन चलाए थे विनोबा भावे जी ने, और उसका एक एग्जाम्पल दिया है कि एक बार विनोबा भावे जी ऐसे स्पीच दे रहे थे, लोग बैठे हुए थे, उनसे उनके स्पीच से इंस्पायर होकर जो रामचंद्र रेड्डी जी है, उस समय के बहुत बड़े क्या है व्यक्ति थे, जिनके पास में बहुत खेती थी, उन्होंने 80 एकड़ लैंड अपने गांव के लैंडलेस लोगों के लिए डोनेट करने का क्या कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया। सो वो इसी प्रकार का अगर गवर्नमेंट से क्या करता रहे, टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स अगर बनता रहे, सो हमारे जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो सुजलाम सुफलाम होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हो आपको पूरा जो टॉपिक है जो 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ये आपको अच्छे से समझा होगा। टेक केयर, स्टडी रेगुलरली। थैंक यू।